व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है रवीश। मैं रहता हूँ कनाडा के टोरंटो शहर में। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कैसे हमने अपना घर रिसेंटली बेचा है और बेच के हमें कितना प्रॉफिट मिला। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये घर हमने $0 में कैसे खरीदा था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक सेकंड, मुझे पता है आप यही सोच रहे होगे, अरे इतना क्लिक बेटी टाइटल है, कुछ तो घपला है। आई नो यार, टाइटल थोड़ा क्लिक बेटी जरूर है, बट वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि हमने $0 का घर खरीदा था। $0 का घर कोई भी नहीं बेचता। ये मत सोचना कि अब किसी ने $1 मिलियन का घर लिस्ट किया है तो आप $0 की उसके ऊपर ऑफर मारोगे तो आपको $0 का घर मिल जाएगा। $0 का घर कोई नहीं देता, बट हमने अपनी जेब से कोई पैसे नहीं दिए। और वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपनी जेब से एक भी रुपया डाले बिना हमारे को ये घर कैसे मिला। Guys, can you please subscribe to my daddy's channel? He won't let us play at the park if you guys don't subscribe. अच्छा, ये मैं बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये तरीका मैंने इन्वेंट किया। मैं तो एक बहुत छोटा सा प्लेयर हूँ। ये चीज़ पूरे नॉर्थ अमेरिका में बहुत ही कॉमन है, बहुत से लोग करते हैं। जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं यहाँ पे, खासकर टोरंटो एरिया में, यकीन मानना कि जो 3-4 सालों से जो एटलीस्ट प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं, जो एजेंट हैं, हर एक के 3-3, 4-4 घर हैं, 5 भी हैं। मेरे को लास्ट मंथ एक बंदा मिला जिसकी सैलरी टोटल $40,000 है, $40,000, और उसके पास में 6 घर हैं। हम तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। एंड आई नो कुछ लोगों ने ऑलरेडी कमेंट लिखना शुरू कर दिया। रवीश यार, ये तो बड़ी गलत बात है। तुम जैसे इन्वेस्टर ही हैं जो मार्केट को इतना बुरा हाल कर देते हैं ताकि हम जैसे लोग घर नहीं खरीद पाते। अगर लोग घरों में इन्वेस्ट ना करें तो रेंटल प्रॉपर्टीज़ ही नहीं होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अपनी लाइफ अभी स्टार्ट की है, आपको घर खरीद के ही रहना पड़ेगा। ये कनाडा में नहीं, अमेरिका में, इंडिया में, जापान में, यूके में, हर जगह होता है। लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, घर खरीदते हैं और उन घरों को एज अ रेंटल प्रॉपर्टी चढ़ाते हैं ताकि लोग रेंट ले सकें। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, जो मेरा पर्सनल बिलीफ है वो ये है कि जॉब करके आप कभी भी वेल्थी नहीं बन सकते। वेल्थी बनने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, एंड दिस इज़ वेरी रिस्की व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू। अच्छा, इससे पहले इस टॉपिक को एक्सप्लोर करें, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। जब हम लोग कनाडा आए थे, हम अपने साथ सिर्फ $10,000 लेकर आए थे। वो भी हमारी यूएस की कुछ सेविंग थी। उसके अलावा हमने इंडिया से कभी पैसा नहीं मंगवाया। आने के बाद शुरू में लगभग 4 साल हम लोग किराए पर रहे। हम घर खरीदना चाहते थे, पर डाउन पेमेंट के उस टाइम पैसे नहीं थे हमारे पास, तो हम 4 साल लगे हमारे को पैसे जोड़ने में। और हमें पता है कि हम कैसे तिनका जोड़ के हम लोगों ने 4 साल में डाउन पेमेंट इकट्ठी करी। और उसके बाद हमने अपना पहला घर खरीदा, और उस पहले घर को यूज करके हमने दूसरा घर $0 में खरीदा। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप करो। रीज़न बीइंग कि ये बहुत ही रिस्की था। दूसरी बात ये, हमारे को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे को क्या क्या चैलेंजेस हुए इस वजह से। और फिर उसके बाद हमने कानों को हाथ लगाया कि इस तरह की चीज़ सोच समझ के ही दोबारा करेंगे। अच्छा, अब ये तो सबको पता है कि जब आपके पास घर खरीदने के पैसे नहीं होते तो आप बैंक के पास जाते हो और बैंक को बोलते हो कि भाई मेरे को घर खरीदना है। बट कोई भी बैंक आपको 100% लोन नहीं देता। यानी अगर आपको 8 लाख का घर खरीदना है, कोई भी बैंक आपको 8 लाख नहीं देगा। नॉर्मली आपको 5%, 10%, 15 या 20% डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान रखने की है, क्योंकि हम पहला घर खरीद चुके थे ऑलरेडी, हमें दूसरा घर खरीदना था। दूसरे घर के लिए सभी बैंक्स की 20% डाउन की कंडीशन होती है। तो ये तो मान के चलो कि 80% पैसा तो मेरे को बैंक दे देगा, कोई बात नहीं, बट मेरे पास तो वो बाकी 20% भी नहीं था, क्योंकि हम सारा पैसा फर्स्ट घर की डाउन पेमेंट में लगा चुके थे। हमारे अकाउंट में $16,000 थे और हमें चाहिए थे उससे 10 गुना ज़्यादा, एटलीस्ट $160,000। एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू कि वो $1,60,000 मुझे कहाँ से मिले, किसने दिए। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो प्रवीण भैया ने हमारे को टिप दी थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया, और वो था गेटिंग अ HELOC। HELOC इज होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट। लेट मी एक्सप्लेन। अच्छा, 1 मिनट के लिए ये मान के चलो ये हमारा घर है, पहला वाला घर। रिमेंबर, दिस इज अवर फर्स्ट हाउस, जो हमने खरीदा था $750,000 का। अब अगर ये घर मेरे को खरीदना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको चाहिए राजमा और आपको चाहिए दाल। लेट मी टेल यू, वेट। ये जो राजमा है ये है आपकी डाउन पेमेंट, ये है दाल, ये है बैंक का लोन। और जब ये डाउन पेमेंट और बैंक का लोन मिलके हो जाएंगे 750,000, देन यू कैन बाय दिस हाउस। यहां तक क्लियर है? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप।
हर साल इस घर की वैल्यू बढ़ रही है। जब इस घर की वैल्यू बढ़ेगी तो उसमें क्या होगा? क्या आपको लगता है ये दाल बढ़ेगी या आपको लगता है राजमा बढ़ेंगे? राजमा इज योर इक्विटी। क्या बढ़ेगा? राजमा बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा बढ़ गई यार घर की वैल्यू। यार तेरे को ये पूरा दिन लग जाए ना राजमा और दाल अलग करते करते। मेरे हाँ वैसे दाल मखनी बन जाएगी इसकी, बहुत बढ़िया आइडिया है। सो इट्स नॉट बैड एक्चुअली। सो हर साल घर की वैल्यू बढ़ती है, घर की वैल्यू बढ़ती गई, बट दैट वैल्यू इज़ ऑन पेपर। घर की वैल्यू बढ़ने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि जब तक आप उस घर को बेचोगे नहीं, ये राजमा जो कि आपकी इक्विटी है वो उस घर में से कभी बाहर निकलेगी नहीं। बट यहाँ पे चीज़ आती है HELOC, होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट। अब होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है? ये मान के चलो कि एक तरह का क्रेडिट कार्ड है जो बैंक आपको देता है, जिसकी वैल्यू, जिसकी लिमिट होती है वो आपकी घर की वैल्यू से लिंक्ड होती है। यानी अगर आपके घर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ती जाएगी, और वो पैसा, वो क्रेडिट कार्ड का पैसा आप कभी भी निकलवा सकते हो। और उसमें एक खास बात क्या होती है, आपको प्रिंसिपल पेमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट पे आप वो पैसा बैंक से उठा सकते हो। जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, जस्ट गो टू बैंक एंड टेल देम कि मेरे घर की वैल्यू बढ़ गई है। वो एक बंदा भेजेंगे, रीवैल्यूएट करेगा और आपकी HELOC की वैल्यू बढ़ जाएगी। सो जब हमने जो घर 750 का लिया था 2016 में, 2017 में मार्केट को कुछ ऐसा हुआ जो अभी सेम सिचुएशन 2021 में हो रही है। लोगों के घरों की वैल्यू 30%, 35% एक साल में ऊपर चली गई। और जो 750,000 का घर था, जब मैं बैंक के पास गया, मैंने उनको बोला कि भाई मेरा 750 का घर है, इसको रीवैल्यूएट कर दो, बताओ तो सही है अब घर की वैल्यू कितनी होगी। और बैंक ने मुझे बोला उस घर की वैल्यू थी $1.1 मिलियन। यानी विद इन 1 ईयर उस घर की वैल्यू ऑलमोस्ट 400,000 यानी कि $4 लाख बढ़ गई थी। सो जब मैंने बैंक से पूछा कि भाई अब इस HELOC की वजह से तुम मुझे कितना पैसा दोगे, तो बैंक ने मुझे बोला कि $2.5 लाख तक तुम कभी भी निकाल सकते हो। इसका मतलब ये था, पहले वाले घर को बिना बेचे हुए, पहले वाले घर के बेसिस पे बैंक हमारे को $2.5 लाख तक का पैसा घर में से निकालने के लिए अलाउ कर रहा था। और उसी $2.5 लाख को एज ए डाउन पेमेंट यूज़ करके हम सेकंड हाउस खरीद सकते थे, जिसके लिए बैंक 80% हमारे को लोन देने के लिए तैयार था। सो ना डाउन पेमेंट हमें देनी पड़ी, ना लोन का पैसा हमें देना पड़ा, और हम लोग एलिजिबल हो गए एक घर खरीदने के लिए। और द वैल्यू ऑफ द हाउस कुड बी $1.2 मिलियन, बट हम इतना स्पेंड नहीं करना चाहते थे। फिर हमने ढूंढना शुरू किया ऐसा घर जो हमारे को मार्केट से काफ़ी नीचे मिल सके। एंड देन वी फाउंड अ हाउस विच वाज 25% चीपर दैन द मार्केट, और फिर वो हम लोगों ने खरीदा। फिर किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या किया हमने कि वो घर हमारे को मार्केट से 25% डाउन में हमारे को मिला। एंड दैट हाउस वाज अराउंड $800,000, जिसके लिए अराउंड $160,000 हम लोगों ने पे किया डाउन पेमेंट, और बाकी पैसे का यूज़ किया हमने उस घर को रेनोवेट करने में। 100% जो पैसा था इस घर को खरीदने के लिए वो हमारे को बैंक ने पे किया। और आई नो अब आपका क्वेश्चन होगा, भाई अगर तुम 100% पैसा बैंक से ही ले रहे हो, लोन पे ही ले रहे हो, तो उसके ऊपर तो तुम इंटरेस्ट पे करोगे ना। बिल्कुल, इंटरेस्ट तो हम पे करेंगे, बट वो इंटरेस्ट भी हमने अपनी जेब से पे नहीं किया। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब टाइम था इस प्रॉपर्टी को ऐसे रेडी करना ताकि ये कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाए, ताकि जो 100% पैसा हमने लोन पे उठाया हुआ था वो सारी रिकवरी हमारी रेंट से हो जाए। बट इतना आसान नहीं था ये। जब हमने घर लिया था, इस घर में बहुत सारी रेनोवेशंस रिक्वायर्ड थी, तो हमने वो प्रोजेक्ट्स लेने शुरू किए और उसमें हमारे को बहुत सी दिक्कतें आई। सबसे बड़ी दिक्कत उसमें हमारे को आई जब हमने घर स्टार्ट किया, दैट वाज लाइक अ शॉक फॉर अस, कि हमने 3-4 कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया, और एक कॉन्ट्रैक्टर था जो हमें लगा रीजनेबल प्राइस चार्ज कर रहा है। उसने हमें बोला कि भाई मेरे को आप डिपॉजिट दे दो, मैं 2 वीक में आपका काम स्टार्ट कर दूंगा। हमने उसको थोड़ा बहुत डिपॉजिट दे दिया, वो आके अपना थैला रख गया, और उसके बाद में उस बंदे ने हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाई। 2-3 महीने हम उसके आगे पीछे दौड़ते रहे, भाई प्लीज़ आजा हमारा काम शुरू कर दे, प्लीज़ आके हमारा काम शुरू कर दे, और उस बंदे ने हमारे को शक्ल नहीं दिखाई। पुलिस में हमने उसकी कंप्लेंट करी, उसके बाद पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए, इस केस में हम कुछ नहीं कर सकते, वो सामान रख के गया हुआ है, मे बी ही विल स्टार्ट इन सम टाइम। एक और कॉन्ट्रैक्टर को बुलाना पड़ा, वो डिपॉजिट हमारे को, यानी वी हैड टू फॉरगो दैट डिपॉजिट, उसका कुछ नहीं हुआ। बाद में उसका सामान उठा के मैंने घर के बाहर रख दिया और उसको मैसेज कर दिया, भाई तेरा सामान हमने घर के बाहर रख दिया, जब तेरा दिल करे आके उठा जाइयो, वी आर नॉट गोइंग टू हायर यू। फिर एक एक करके
कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हमारे को डील करना पड़ा। कई कॉन्ट्रैक्टर्स ने बीच में धोखा देने की कोशिश की, कईयों ने काम बहुत ख़राब किया जो हमारे को दोबारा करवाना पड़ा, क्योंकि ये सब चीज़ हम पहली बार कर रहे थे, नो सीखे थे, और इस कंस्ट्रक्शन वगैरह को गाइड करने के लिए हमारे पास ज़्यादा लोग नहीं थे। बट इवेंचुअली कुछ एक महीने के बाद हमने रेनोवेशन ख़त्म कर दी। अब था इसको किराए पे चढ़ाना, और हमारे पास में दो ऑप्शन थी कि या तो हम इसको लॉन्ग टर्म किराए पे चढ़ाएं या फिर हम इसको मंथ टू मंथ किराए पे चढ़ाएं। अब मैं आपको बताता हूँ हमने क्यों चूज़ किया इसको मंथ टू मंथ किराए पे चढ़ाने पे। जब भी नए इमिग्रेंट्स आते हैं, मोस्टली आप भी जब पहली बार कनाडा आए होंगे, तो आपको शुरू में 1 या 2 महीने के लिए शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन चाहिए होती है ताकि आप आके लॉन्ग टर्म अपना घर ढूंढ सको। और उस टाइम पे क्योंकि आपके पास फर्नीचर नहीं होता, आपको ऐसे घर चाहिए होते हैं जहाँ पे आपको फर्नीचर वगैरह सब प्रोवाइडेड है, आपको यूटिलिटीज भी प्रोवाइडेड है, और यू आर पेइंग जस्ट 1 मंथली प्राइस। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट पेइंग यूटिलिटी बिल्स एनीथिंग। सो हमने सोचा कि अगर हम ऐसे लेवल पे अपने घर को लेकर आए ताकि हम उसको शॉर्ट टू मिड टर्म रेंट पे चढ़ा सके, यानी 1, 2 या 3 महीने के लिए, सो उसकी डिमांड बहुत ही हाई थी। क्योंकि कनाडा में बहुत ज़्यादा नए इमिग्रेंट्स आ रहे हैं आज की डेट में। बट अगर आप शॉर्ट टर्म में अपना घर देते हो तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 50 to maybe 100% ज़्यादा रेंट मिल सकता है कि अगर आप उसको नॉर्मली 1 ईयर लीज पे रेंट पे चढ़ाओ या 2 ईयर लीज पे रेंट पे चढ़ाओ। सो हमें लगा अब सबसे पहला हमें काम करना है। उस घर के लिए हमने फर्नीचर खरीदा, कुछ हमारे घर से गया, कुछ वहाँ पे हम लोगों ने नया खरीदा। उस घर को हम लोगों ने रेडी किया, ऐसा रेडी किया कि हम उसको शॉर्ट टर्म रेंटल पे चढ़ा सकें, और अप्रॉक्सीमेटली $4,000 से $5,000 पर मंथ हम उस घर से कमाने लग गए। और जो हमारा टोटल आउटगोइंग था इस घर का, यानी उस घर की मॉर्गेज मिला के, और जो मैंने आपको बताया कि 20% भी लोन था, 80% भी लोन था, वो सारा लोन मिला के, उसका इवन प्रिंसिपल अमाउंट भी मिला के, सब कुछ मिला के हमारा मंथली एक्सपेंस होता था उस घर का $3,500, और लगभग $4,000 से $5,000 हमारे को इस घर से रेंट मिलता था। तो सारे खर्चे निकालने के बावजूद भी हमारे पास $1,000 से $1,500 हर महीने का बच जाता था। सो दैट्स हाउ वी गॉट द हाउस फॉर एब्सोल्युटली फ्री। हमने अपनी जेब से एक भी रुपया डाउन पेमेंट के लिए नहीं निकाला, हमने अपनी जेब से एक भी रुपया रेनोवेशन के लिए नहीं निकाला, और जो भी इसके लिए लोन का अमाउंट आया था वो सारा का सारा पे करने के बाद भी हमारे पास में कुछ पैसे बच जाते थे। और उसको 4 साल रखने के बाद हम लोगों ने बेचा, और बेचने के बाद भी हमने लगभग $4 लाख उस पर प्रॉफिट कमाया, जस्ट बिकॉज हम इसको शॉर्ट टर्म रेंटल पे चढ़ाते थे। अब हम शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए हमें क्या करना पड़ा, उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी, उसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, अगर आप चाहते हो तो वो भी मैं आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूंगा। प्लीज़ कमेंट करना। ये मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो नए इमिग्रेंट हैं या जो ऑलरेडी भी कनाडा में रहते हैं और वो सोच रहे हैं कि कैसे हम एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी बनाएं। बट अगेन आई वांट टू टेल यू कि ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि दिस इज़ वेरी वेरी रिस्की। दूसरी बात ये भी है कि आपकी जो पर्सनल इनकम है वो एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि वो 2 EMI सपोर्ट कर सके। और भगवान की दया से, क्योंकि हम दोनों सॉफ्टवेयर फील्ड में हैं, मैं और मेरी वाइफ, तो हमारी सैलरी ठीक थी कि हम 2 घरों की EMI आराम से दे सकते थे। सो अगर ये घर नहीं भी किराए पे चढ़ता, हमें ये पता था कि एटलीस्ट 1 से 2 साल हम बहुत आराम से दोनों घरों की EMI दे के हम सरवाइव कर लेंगे। और हमें ये भी पता था कि अगर ये एक बार घर पूरा रेनोवेट हो गया तो ये बहुत आराम से किराए पे चढ़ेगा। अच्छा, अगर आप इस टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हो तो या तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, नहीं तो डू अ प्लेन एंड सिंपल गूगल सर्च, एंटर हाउ टू फ्लिप योर हाउस टू मेक प्रॉफिट। देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑनलाइन। ये मैं बहुत कुछ मैंने ऑनलाइन पढ़ा। शुरू में भैया ने मेरे को टिप दी थी जिसकी वजह से मैंने हीलोक लिया, और उसके बाद सारी रिसर्च मैंने अपने आप की। एंड आप भी, अगर आपके पास में ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है या आप आने के बाद में हाउ टू प्लान सो दैट यू कैन बाय मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, आपको ये टिप्स हो सकता है थोड़ी बहुत काम आए। इसी पर्पज से मैंने ये वीडियो बनाई है। द ओनली पर्पज वॉज टू एजुकेट द न्यू कमर, टू एजुकेट द पीपल हु आर ऑलरेडी लिविंग हेयर बट आर नॉट अवेयर अबाउट दिस तरकीब। सो यही इसका पर्पस था गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू। इस तरह की और इन्फॉर्मेशन की, लाइफस्टाइल की, हमारी लाइफ की वीडियोस और आती रहेंगी व्लॉग चैनल के ऊपर। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए